राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने जो हमारे पीछे के चैप्टर है वो सारे कवर कर लिए हैं। तो बाकी अब जो बचे हुए चैप्टर है, हमारी कोशिश ये है कि अब हम इस क्लास में उन चैप्टर को पढ़ लें। तो इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ से अपने बाकी चैप्टर और उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वहाँ से कवर कर लेना। इस क्लास में हम ये जो भी हमारे चैप्टर बचे हुए हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनती है उसको सबको कवर कर लेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना। बाकी बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जो भी आगे मैं सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ एमसीक्यू क्लास की, तो वो जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो आज के जो क्लास है हमारी वो होने वाली है चैप्टर 10 यानी कि पार्ट 10 पे। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। पार्ट 10 परीक्षा। इसके जो लेखक हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कौन है जी? मुंशी प्रेमचंद। आपको ये याद रखना है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए, तो हमें यहाँ पहले सबसे पहले याद रखना है कि देवगढ़ के दीवान कौन थे? सरदार सुजान सिंह। बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। यानी कि कब तक की है? राजा के पास जाकर विनय की कि 40 साल तक मैंने आपकी क्या की है भाई? सेवा की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। दो गुण बताए गए हैं, एक अनुभवशील और एक नीति कुशल, किताब के हिसाब से। लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। यानी कि अब उन्होंने ये शर्त लगाई कि जो दीवान है वो किसको खोजना पड़ेगा? जो वो दीवान का पद छोड़ रहा है उसको ही नया दीवान खोजना पड़ेगा। आगे दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान में सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, हष्टपुष्ट होना आवश्यक है, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। वनाग्नि के मरीज को यहाँ पर कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम तुरंत परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि विद्या का कम परंतु कर्तव्य, यानी कि वो अपना कर्तव्य किस प्रकार निभाते हैं। बेशक उसमें ज्ञान का मोह चल जाएगा, लेकिन उनका जो कर्तव्य है उस पर अधिक विचार किया जाएगा कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह किस प्रकार करते हैं। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे चोंगे नाना प्रकार के अंगरखे कंटोप देवगढ़ में अपनी सच धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। तो सबसे विशेष संख्या किनकी थी भाई? ग्रेजुएटों की। क्योंकि आगे चलते हैं थोड़ा। क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। तो 9 बजे दिन तक कौन सोया करते थे? मिस्टर ए। ठीक है, मतलब नाम नहीं दिया, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरों की उन्होंने क्या भाई? उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। मतलब है ना, ये दिखाने का प्रयास करते कि हम तो नौकरों की बड़ी इज्जत करते हैं। मिस्टर ले को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाई देते थे। यानी कि वो पढ़ने लिखने में अब डूबे रहते थे, और क्या करते थे? किताब से उनको पहले क्या थी? घृणा थी। जिससे बात कीजिए वह निर्मता सदाचार का देवता बना मालूम होता था। यानी कि वो ऐसा लगता था कि जैसा मतलब कि हर जो इंसान है वो अपने आप को देवता साबित करने में लगा हुआ था। लोग कहते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। कि बस एक बार लग जाए दीवान के पद पर, फिर बाद में तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। यहाँ ओल्ड वाले दीवान यानी पुराने दीवान के लिए शब्द यूज़ किया गया है। एक दिन नए फैशन वालों
को सूजी की आपस में हॉकी का खेल हो जाए। अब यहाँ ध्यान रखना है खेल का नाम। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के एप्टिक्स की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़ने लिखने भले मानुष लोग, पढ़े लिखे यानी कि जो भी थे पढ़े लिखे वाले, पढ़ने लिखने वाले भले मानुष लोग शतरंज, ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझ जाते थे। यानी कि उस समय मतलब जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग थे ना, जो वहाँ पे थे, वो ये समझ रहे थे कि ये जो खेल मतलब है ना, दौड़ने भागने का खेल है, ये तो बच्चों का है, तो वो शतरंज और ताश को ही अच्छा समझते थे। तो आगे देखते हैं। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। इसलिए दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। यानी कि इस मैदान से थोड़ा सा दूर हटकर क्या था, एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद नहीं हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर, अभी किसान है ना, वही दीवान है। आगे, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर थे। यहाँ ध्यान रखना है, बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुँच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते धामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसकी ओर देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। मतलब ऊपर का दिखावा था, बस मदद तो करना चाहते नहीं थे। तो उनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं थी कि बेचारा फंसा हुआ है, उनकी हेल्प कर दें। ठीक है, बस दिखावा, दिखावे के लिए अच्छा बन रहे थे। उनमें स्वार्थ था, मद था, उदारता और वात्सल्य का नाम नहीं था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार कर डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी और उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकार कर बैलों को सहारा मिला। जब उसने मतलब ललकार लगाई तो उससे क्या हुआ, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर दिया कि गाड़ी नाले से ऊपर उठ गई थी। अब किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये कथन किसका है? ये कथन है किसान का, और किसान के रूप में था दीवान, याद रखना। ये कहा है कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उनकी यानी कि उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह जो था उसको वो भाप गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। ये लाइन याद रखनी है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। लास्ट में अब क्या हुआ भाई, महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन
काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग नजर आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। अब आया संध्या समय। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, धनाढ्य, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धजकर दरबार में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों। किसने कहा? याद रखना है, सुजान सिंह का कथन है, इम्पोर्टेंट। मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसकी हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत को सौभाग्य से जो भी पुरुष हम चाहते थे वैसा जो पुरुष है वो मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। याद रखना है जानकीनाथ शाह का नाम। रियासत के कर्मचारियों, रईसों ने जानकीनाथ का जो भी है या जानकीनाथ पर बहुत वो खुश हुए। ठीक है, आंखें उधर, सबकी आंखें उधर गड़ गई। वो वहाँ पे बैठे हुए थे, देखा जानकीनाथ की तरफ देखा और सभी उम्मीदवारों की आंखें उधर गड़ गई, मगर उन आंखों में सत्कार था, उन आंखों में और कुछ आंखों में ईर्ष्या। अब ये बात है कि भाई जब किसी को कुछ मिलता है या कुछ तरक्की मिलने लगती है तो उसको देखकर जलने वाले भी बहुत होते हैं। तो जो उसमें से आधे लोग तो ऐसे थे जो खुश हुए जानकीनाथ को जब दीवानी मिली कि हाँ अच्छा है, इंसान अच्छा है, तो उसको दीवानी मिल गई। और कुछ ऐसे थे जिनको जलन हुई कि इसको जो दीवानी का पद है यानी दीवान का पद है वो कैसे मिल गया। ठीक है, तो कुछ को ईर्ष्या हुई। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आज लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को निकालने में मदद करता है, ऊपर चढ़वाता है तथा अपने साहस और आत्मबल का परिचय देता है, उदारता उसके अंदर क्या साहस, आत्मबल और उदारता का वास है, ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। प्रेमचंद। इसके जो लेखक है वो कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय। हिंदी के एक महान लेखक, कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इम्पोर्टेंट। उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई प्रकार की कहानियाँ और उपन्यास लिखी है। उनकी अनेक कहानियाँ ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि है जो बच्चे और बड़ों सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत पढ़ी जाती है और सराही जाती है। इनका जन्म 1880 और मृत्यु 1936 में हुई थी। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के विषय में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे जब। चेतक की वीरता। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब यहाँ सुनो, यहाँ ये पंक्तियाँ रखने का यही कारण है कि ये पंक्तियाँ देकर पूछेगा कि कौन सी कविता से है, पहली बात। और अगर कविता नहीं पूछेगा तो दूसरी बात ये पूछेगा कि इसके लेखक कौन है पंक्तियों के, क्योंकि स्टेप में पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई एग्जाम में पंक्तियाँ देकर ही पूछता है, व्याख्या नहीं पूछता है, तो इसलिए पंक्तियाँ रखिए कि पंक्तियाँ ध्यान रहे कि ये किस लेखक की है। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरी मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नंद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा अरी की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। श्याम नारायण पांडे। पंक्तियाँ देख के पूछेगा कि ये पंक्तियाँ किसकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं श्याम नारायण पांडे की, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ ये। जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित कवि श्याम नारायण। सबसे पहले रस कौन सा? वीर रस। तो ऐसे याद रख लेना कि जहाँ जिन पंक्तियों में वीरता का भाव होना तो वो किसकी पंक्तियाँ हैं, वो श्याम नारायण जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में जो चेतक की वीरता पाठ लगा हुआ है उसके हिसाब से कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था। अब इसको हल्दी घाटी को कैसे याद रखोगे? श्याम नारायण, श्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण,
वो ज़्यादातर पीले कपड़े पहनते हैं, तो पीले को ऐसे रिलेट कर लो हल्दी से, ठीक है, याद रह जाएगा फिर। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता पढ़ी वह हल्दी घाटी का अंश है। पूछा जाएगा कि चेतक की वीरता किसका अंश है, तो हल्दी घाटी का, ठीक है, याद रखना है, चेतक की वीरता इसका ही अंश है। काव्यकृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में हल्दी घाटी काव्यकृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। यानी कि जो ये थी कविता, ठीक है, तो इसने क्या किया था, काव्यकृति ने स्वतंत्रता सेनानियों और मतलब जो भी लोग थे उनके अंदर सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार करने का काम किया था। अगला चैप्टर, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यात्रा वृत्तांत है। विधा पूछी जा सकती है कि बताओ ये क्या है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी यानी कि केन्या की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। याद रखना है, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर, परंतु वहाँ बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। घास अधिक है और पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सारी जगह अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। अब वो देखने क्या गए थे, सिंह यानी कि शेरों को। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी, यानी कि जो मोटर चलती थी उस समय, और उन पर तरह तरह के बंदर लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते थे। फल और बिस्कुट क्या खाने को देते थे। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। कितने थे, 7-8 सिंह, यानी कि 7-8 शेर। पहले तो ये याद रखना है कि 10 और 20 मील, ठीक है, 10-20 मील वो पार करके गए थे और वहाँ उन्होंने क्या देखा, 7 और 8 शेर, ठीक है, सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। यानी कि जो लोग देखने आए हुए थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने आने वाले लोग कौन थे। मोटरें और शीशे सब, मतलब वहाँ पे जो भी देखने आए थे ना, उनको मतलब कोई शेरों को कोई लेना देना नहीं था कि उनको देखने के लिए कौन आ रहा है कौन नहीं। उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हों और उनकी नज़रों में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे रहे। कितने मिनट, आधा घंटा ठहरे रहे। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देखो ताना, मगर हमारी और किसी ने भी नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। हिरणों का झुंड था और जिसमें जिराफ खड़ा था बेवकूफ़ों की तरह। जब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया और उन पर सिंहों की नज़र पड़ गई। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे। सहज प्रवृत्ति हिरणों को समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। अब यहाँ हिरणों की प्रवृत्ति के विषय में थोड़ा सा बताया गया है कि सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्षा बढ़ रहा है, अतः मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तब हम VOAC
OAC के जहाज में उड़े। जहाज नैरोबी, याद रखना है यहाँ पे, से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब हम मॉरिशस पहुंचे तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तभी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई जहाज के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप, अब यहाँ बताया गया है मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा के बिल्कुल पास है, किंतु उससे पश्चिमी की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। याद रखना है मॉरिशस के बारे में जो जो बातें बताई गई है। पहली बात ये बताई गई है कि भूमध्य जो रेखा है उससे 20 डिग्री दक्षिण में और देशांतर के बिल्कुल पास में है, और उसके बाद पश्चिम की ओर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? वही पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की जो लंबाई है वो 29 मील है और चौड़ाई है वो 30 मील है। उसके बाद रकबा 720 वर्ग मील आका जाता है, और उसको क्या कहा गया है? मोती कहा गया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय खानदान के हैं और जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। तो भारतीय हैं 67 और हिंदू हैं 53%। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है। याद रखने हैं गलियों के नाम, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है। ऐसा दिखता है वही, जिसके एक मोहल्ले का नाम क्या है? काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। वहाँ माध्यमिक स्कूलों को क्या कहा जाता है? कॉलेज कहा जाता है। मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। हिंदुओं में कौन है? अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। याद रखना है कि मॉरिशस की जो राजभाषा है वो कौन सी है? यानी कि राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा वो है अंग्रेजी, और संस्कृति ये भाषा है वो है फ्रेंच। मगर जनता यहाँ क्रियोल बोलती है। क्रियोल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा भोजपुरी को ही माना जाता है। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोलते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुसे हुए हैं कि उसको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे कि उससे आपको क्या है भाई, बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती, याद रखना है किसकी खेती? ऊख की खेती, और उसके व्यवसाय का जो मतलब उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वो भारतीयों के कारण ही है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। याद रखना है मॉरिशस कैसा है? कृषि प्रधान द्वीप है, जैसे कि भारत, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहाँ का प्रमुख उद्योग कौन सा है भाई? चीनी। याद रखना है मॉरिशस में प्रमुख उद्योग है वो है चीनी, किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तानी हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में यानी कि हर गांव में शिवालय है। याद रखना है कि हर गांव में शिवालय है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। वहाँ पे पाठ होता है रामचरितमानस का, अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन होता है। 2 वाद्य यंत्र ढोलक और झांझ। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों पर मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया, यानी कि वहाँ का जो भी मंदिर है, शिवालय है, वो एकदम साफ है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में ही अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दे। जितने स्वच्छ वो मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित है। यहाँ सेम भारत के जो भी चीज़ें हैं वो सारी मॉरिशस में प्रचलित है, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि, देखो यहाँ किसका जिक्र आया है? शिवरात्रि का।
सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व क्या बताया गया है? शिवरात्रि। मॉरिशस के मध्य एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। वहाँ एक परी तालाब भी है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है, दृश्य में भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस में हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और कंधों पर कावड़, जिसको अपने हरियाणवी में कावड़ बोलते हैं, लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिवजी पर जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता के साथ करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है, यानी कि गांधी टोपी का रिवाज है वहाँ पर। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। यह है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित और यह है यात्रा वृत्तांत। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जिनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1976 में हुई थी। और भारत की संस्कृति, उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह, देश प्रेम का भाव अधिक दिखाई देता है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी मतलब जो भी है, आप जैसे बच्चों के लिए भी बहुत सी पुस्तकें लिखी है, जैसे मिर्च का मजा, पड़कू की सूझ और सूरज का ब्याह। यहाँ याद रखना है, एक ही विशेषता याद रखनी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। लिखा किसने है? रामधारी सिंह दिनकर ने। विशेषता क्या है? भारत और भारत की संस्कृति। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? वीरता, उत्साह और देश प्रेम। 4, जन्म 5, मृत्यु 6। उसके बाद उन्होंने आप जैसे ये पुस्तकें जो लिखी है बच्चों के लिए, ठीक है, उनमें याद रखना है मिर्च का मजा 7, पड़कू की सूझ 8 और सूरज का ब्याह 9। अब इसको दिनकर से ऐसे याद रख लेना, दिन होने के बाद ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो पड़कू की समझ और पढ़कर ही समझ आती है। सूरज भी दिन होने के बाद ही उगता है, ठीक है, तो सूरज का ब्याह और फिर मिर्च का मजा, ये याद रह जाएगी ऐसे, उस समय याद आ जाएंगी, ऐसे याद करोगे तो। अगला चैप्टर, पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु, यहाँ लेखक ने पेड़ की बात बताई है, ठीक है, उनके फायदे बताए हैं, लेकिन आज सरकार क्या कर रही है? पेड़ों को काट रही है। तो पढ़ लेते हैं भाई पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं और उस पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे, सबको पता है, मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत हुई। एक दिन पानी बरसाया। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया और उसमें से 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर मिलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृक्ष का वह अंकुर जो माटी के नीचे यानी कि माटी के भीतर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है वह है तना। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को किस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिनों गमलों को ओढ़ा लटकाए रखा गया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूँ, अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव। एक दिन बाद कह रहे हैं कि मैं क्या देखता हूँ? मैं देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया कि उसकी सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, परंतु कुछ दिन बाद देखोगे तो क्या पाओगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए हैं। इस तरह उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। बाकी वो क्या बताते हैं,
हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं, ठीक है। वो पेड़ पौधे जो हैं उनको उनके भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ तरल द्रव्य और वायु से भोजन ग्रहण करने वाली बात बताई गई है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर कुछ बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाते हैं, यानी कि पेड़ों को पानी देना चाहिए। बाकी सरकार ने अब पेड़ छोड़े कहाँ हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, उनको भी धीरे धीरे ठिकाने लगाने पर तुलती है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि जो पत्ते हैं वो कहाँ से आहार ग्रहण करते हैं भाई, हवा से। पत्तों में अनगिनत यानी कि अगिनत क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। मतलब ये तो ऐसे बता रहे हैं कि पेड़ जो है मतलब बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, उसके भी मुंह होता है। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रवास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाएंगे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ों के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब सूर्य की ऊर्जा है, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं और उसी अंगारक वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले के पौधे रखोगे, यानी कि गमले में पौधा रखोगे, तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट रहते हैं कि कोई जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन का मूल मंत्र किसको बताया? प्रकाश को। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ क्या होते हैं? पल्लवित होते हैं। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबाद हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच समझकर देखा जाए तो क्या देखेंगे कि हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। जब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहता है। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो। पेड़ पौधों की जो मटमैली, ठीक है, माटी से आहार और विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्श मणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार में माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह नौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी वह अंगार के फूल बन जाती है। ये कथन इम्पोर्टेंट है और ये कथन जगदीश चंद्र बसु का है। यूँ पूछेगा कि किसका है, फिर वहाँ पे बैठ के आराम से सोचना कि ममता के स्पर्श वाली बात किसने कही है? जगदीश चंद्र बसु ने। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को
निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार आने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंग बिरंगी ये जो पंखुड़ियाँ हैं, रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चीरकाल से घनिष्ठता है। अब यहाँ बात की गई है कि किसकी, मधुमक्खी की और तितली की। किसके साथ चीरकाल से घनिष्ठता है? वृक्ष के साथ। तो यहाँ दो नाम याद रखने हैं, एक तो मधुमक्खी का और एक तितली का। आगे, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंग दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते, पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं। कौन बाहर नहीं निकल सकते? पतंग। किसके डर से? पक्षी के डर से। इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी क्या होता है? उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल के परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए, जिसे मोह माया का लोभ नहीं, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा प्यार करती थी, आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। आगे चलते हैं। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है और अंत में एक दिन अचानक पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। लेखक जगदीश चंद्र बसु, अनुवादक शंकर सेन। यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। थोड़ा सा इनका परिचय देख लेते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जब इतना पेड़ के बारे में लिख सके। जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र और एक प्रजनन प्रणाली होती है और वो अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थायी करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले क्या थे भाई? विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया। तो पूछेगा कि पेड़ की बात किसका है भाई? जगदीश चंद्र बसु का, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो शंकर सेन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनका जन्म 1928 और 2020 में इनकी क्या हुई भाई? मृत्यु हुई। तो ये याद रखना है। इसी के साथ हमारी जो क्लास 6 की NCERT है वो पूरी हुई। और अगर आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर देख लेना, वहाँ मैंने सारे जो चैप्टर हैं उनको करवा रखा है। अब अगली क्लास में मैं आपके लिए क्लास 6 की जो जितने भी चैप्टर हैं, 1 से लेके जितने भी हमारे सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर की मैं MCQ सीरीज़ लेकर आऊँगी और एक भी क्वेश्चन जो है वहाँ से हमारा मिस नहीं होगा। सभी जो टेट के एग्ज़ाम है वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आगे की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।